ज़्यादा समय ना बिताते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो आंसर दीजिए और फिर मैं इसका आंसर आपको ग्रामेटिकली लॉजिकली दोनों तरीके से देता हूं। बेटा चलिए दीजिए रिप्लाई। आंसर जरूर दीजिए। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। आंसर जरूर दिया करो सभी, जब आप देखते हो सभी तो आप आंसर भी दिया करो। द गर्ल ले डाउन ऑन द बेड बिसाइड्स हर मदर एंड वेंट टू स्लीप। तो देखो इसके अंदर प्रपोजिशन एरर है। अरे यार, इसमें जो एरर है वो प्रपोजिशन से एरर है। प्रपोजिशन से एरर है बेटा। एक है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। दोनों में फर्क देखें। बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। बाय द साइड ऑफ मीन्स बगल में, बराबर में, बाजू में, बिल्कुल साइड में, बगल में, बराबर में, बाजू में। और बिसाइड्स में एस ऐड हो रहा है, इट मीन्स इन एडिशन टू। इन एडिशन टू, किसी के अंदर कुछ ऐड करना। तो जब किसी में कुछ ऐड करते हैं तो तब हम बिसाइड्स लगाते हैं, और जब बराबर में, बगल में, साइड में, बाजू में की बात आती है तब हम बिसाइड लगाते हैं। तो दोनों देखने में तो सेम लगती हैं लेकिन दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो बेटा यहाँ पे क्या कहता है, लड़की जो है ले डाउन, वो लेट गई ऑन द बेड, बेड पर, बिसाइड्स हर मदर, अपनी मम्मी के बराबर में। इन एडिशन टू की बात नहीं हो रही, तो यहाँ एस हटेगा, तो इन प्लेस ऑफ बिसाइड्स यूज बिसाइड। तो जो आंसर होगा वो हमारा आंसर बी में बिसाइड्स की जगह बिसाइड यूज होगा। प्रेपोजिशन एरर। डन? नहीं 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 बेटा, ले सेकंड फॉर्म है लाई की। रोशनी बच्चे, ये लाई की सेकंड फॉर्म है लेटना। ले, लाई, ले, लेन। लाई फर्स्ट फॉर्म है, ले सेकंड फॉर्म है और लेन थर्ड फॉर्म है। लाई, लेटना। समझ में आई बात? एक इसका मतलब झूठ बोलना भी होता है। तो जब इसका मतलब झूठ बोलना होता है लाई, फिर हमें लाइड, लाइड, उसने मुझसे झूठ बोला, ही लाइड टू मी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी। ही वेंट टू द बेड विद अ स्लाइट फीवर। ही वेंट टू द बेड विद अ स्लाइट फीवर। आंसर दीजिए। कि वो बेड पर लेट गया, वो सो गया। ही वेंट टू द बेड का मतलब था सो गया, विद ए स्लाइट फीवर। स्लाइट फीवर की वजह से या स्लाइट फीवर के साथ सो गया, तो उससे फीवर था और वो सो गया, ये कहना चाहते हैं। तो अब जरा देखो यहाँ पर जो एरर है ना वो है आर्टिकल एरर, नो आर्टिकल। यहाँ आर्टिकल एरर है। अब बात आती है कि आर्टिकल क्यों नहीं आएगा। बेटा समाज में कुछ चीज़ें इसलिए बनी हैं, किसी पर्टिकुलर पर्पस से बनी है। जैसे अगर मैं किसी व्हीकल की बात करूं, अगर मैं बात कर लेता हूं कार की, कार बनी है आने जाने के लिए। ठीक है। अगर मैं बात करूं टेम्पल, टेम्पल की, मॉस्क की, अगर हम इनकी बात करते हैं तो किस लिए बने भाई? पूजा पाठ नमाज के लिए। अगर हम बात कर लेते हैं जेल की तो इसका भी पर्टिकुलर पर्पस है। हम बात करते हैं हॉस्पिटल की तो इनका भी पर्टिकुलर पर्पस है। इसी प्रकार से बेड, बेड किस लिए बना भाई? सोने के लिए, तो इसका भी पर्टिकुलर पर्पस है। तो ETC ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका एक पर्टिकुलर पर्पस है। तो अब कहता है अगर इनका इस्तेमाल इनके प्राइमरी पर्पस से हो रहा है, इनका इस्तेमाल इनके प्राइमरी पर्पस से हो रहा है जिस वजह से ये बने हैं, तो आप उस वक्त नो आर्टिकल, तब आप कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे अगर प्राइमरी पर्पस से यूज हो रहा है। लेकिन अगर इनका इस्तेमाल इनके जिस वजह से ये बने हैं उस वजह से नहीं, किसी और वजह से हो रहा है, तो बेटा वो होता है सेकेंडरी पर्पस। और जब सेकेंडरी पर्पस की बात होगी, जब सेकेंडरी पर्पस की बात होगी तो आपको द लगाना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हॉस्पिटल का ले लेते हैं। अगर कोई हॉस्पिटल, कोई बीमार है, कोई इंसान बीमार है और हॉस्पिटल जा रहा है, तो हॉस्पिटल जा रहा है तो किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो वो क्या बोलेगा? आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। वहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कि भाई कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, क्योंकि वो बीमार है। लेकिन हाँ, कोई इंसान किसी बीमार इंसान से मिलने जा रहा है, तो हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस इलाज करवाना है, ना कि किसी से मिलने जाना।
और अगर मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, तो फिर मैं बोलूँगा कि आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। तो सेकेंडरी पर्पज़ में हम द लगाते हैं और प्राइमरी पर्पज़ में द नहीं लगाते। अब भाई जो पहले इंसान थे वो ज़मीन पर सोते थे, कहते यार ज़मीन पर सोना मज़ेदार नहीं है, बेड ना बनाया जाए सोने के लिए। तो जब बेड बनाया तो उसका भी प्राइमरी पर्पज़ कि सोना, तो ये प्राइमरी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो आर्टिकल लगेगा नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं? द हटेगा यहाँ से, द हटेगा बेटा, देख लो। बेटा इजी डिफिकल्ट नहीं होता। देख मैं तुम्हें बात बताऊं, क्वेश्चंस है ना, बेसिकली क्वेश्चंस इजी डिफिकल्ट नहीं होते, या तो आता है या नहीं आता। सिद्ध बात समझना, एकदम ये एकदम साइकोलॉजिकल बात कि या तो आता है या नहीं आता है, क्योंकि जो आता है उससे आसान कुछ नहीं, जो नहीं आता उससे डिफिकल्ट कुछ नहीं। बेटा अगर रास्ता ना पता हो ना तो पास में भंवर कुआं है वो भी बहुत दूर है, क्योंकि पास की जगह भी बहुत दूर हो जाए अगर रास्ता ना पता हो। समझ रहे बात को? तो या तो आता है या नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, योर नेम प्रोसीड्स बिफोर माइन इन द लिस्ट, एरर क्या होगा? बिल्कुल। तो देखो बेटा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो एरर हो गया सुपरफ्लुअस हो गया, इसके अंदर जो एरर हो गया वो सुपरफ्लुअस हो गया। सुपरफ्लुअस का मतलब रिडंडेंसी, मतलब नॉट रिक्वायर्ड, रिपीटिशन, कि बेवजह किसी चीज का इस्तेमाल कर देना जबकि जरूरत ही नहीं है। अब प्रीसीड्स का मतलब ही होता है किसी चीज से पहले आना, प्रीसीड्स का मतलब ही होता है किसी चीज से पहले आना। तो प्रीसीड्स का मतलब ही जब पहले आना होता है तो बिफोर की लगाने की जरूरत ही नहीं, सुपरफ्लुअस हो गया। तो हमें लिखना योर नेम प्रीसीड्स माइन, कि तुम्हारा नाम मेरे नाम से पहले आता है लिस्ट के अंदर। योर नेम प्रीसीड्स माइन, कि तुम्हारा नाम मेरे नाम से पहले आता है लिस्ट में। तो जब प्रीसीड्स का मतलब ही पहले होना होता है तो बिफोर की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ बिफोर और प्रीसीड्स दोनों आ गए, इसलिए गलत है, तो आंसर होगा सी। आगे आप समझ, सुपरफ्लुअस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें। बिल्कुल सही। ओके, अंकित करवा दूंगा मैं, वर्ब की अगली फॉर्म्स भी मैं दे दूंगा, ठीक है, आज ही दे देता हूं मैं, अभी अपने रूम पर जाकर दे दूंगा। हिज फादर प्रिवेंटेड हिम टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। चलिए एरर बताइए। तो देखो इसके अंदर फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाला एरर है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरर है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन कैसे पता चलेगी? तो देखो यहाँ पर जो प्रिवेंट शब्द है ना, प्रिवेंट, प्रिवेंट के बाद क्या कहते हैं, हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगाते हैं। तो कई बार जो प्रेपोजिशन है वो वर्ब के साथ डायरेक्ट नहीं आती, कई बार जो प्रेपोजिशन है वो वर्ब के साथ डायरेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट और उसके बाद। और प्रिवेंट की बात करें तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रॉम होती है, तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन हो जाएगी फ्रॉम। तो प्रिवेंट के बाद हमने हिम ऑब्जेक्ट लिया, इसकी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है फ्रॉम, तो इन प्लेस ऑफ टू यूज फ्रॉम। अब फ्रॉम जो है वो तो प्रेपोजिशन है, और हम जानते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन, या तो हम नाउन लगाएंगे या हम प्रोनाउन लगाएंगे और या फिर हम जेरेंड लगाएंगे। प्रेपोजिशन के बाद ये तीन चीज़ें आ सकती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन या जेरेंड, कोई और चौथी चीज़ आ ही नहीं सकती। तो फिर हमने फ्रॉम प्रेपोजिशन लगाई, तो फिर इसके बाद वर्ब नहीं लगा पाएंगे, तो इस वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा, हमें इसे जेरेंड करना पड़ेगा, तो हमें फ्रॉम गोइंग लिखना पड़ेगा। तो ये फ्रॉम गोइंग हो जाएगा। तो इस प्रिवेंटेड की वजह से हमें यहाँ फ्रॉम करना पड़ा, और फ्रॉम की वजह से यहाँ गोइंग करना पड़ा, तो टू गो के स्थान पर फ्रॉम गोइंग होगा। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो दो कॉन्सेप्ट से ये एरर बना, फिक्स्ड प्रेपोजिशन और जेरेंड। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ अंकित, मैंने बोल दिया बेटा, मैंने बोल दिया कि मैं आज करवा दूंगा, वर्ब की अगली जो फॉर्म्स है उन्हें मैं करवा दूंगा। हाँ, तो 5 यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स। अच्छा, इस क्लास में मैं ये 2-3 बार देख चुका हूँ क्वेश्चन, 2 बार, दूसरी या तीसरी बार आ रहा है ये अवेल, कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव केस लगाते हैं। ये दूसरी तीसरी बार आ रहा है, मतलब अवेल, मतलब अवेल कितनी बार पूछा जा सकता, सेम क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन में आया है। अवेल 2-3 बार आ गया ये, मतलब ये देने के बाद जब मैं टाइपिस्ट ने दिया, मैं प्रूफ रीडिंग ले रहा था, मैंने क्या ये तो मैं पहले भी दे चुका हूँ, मैंने फिर दे दिया, मतलब अवेल वाला मैं पहले दे चुका हूँ। तो कुछ चीज़ें रिपीट है बहुत, मैं बोलता हूँ बेटा रिपीट है, इसलिए आप PYQ करो, और जो भी वोकेबलरी याद करो PYQ से करो,
तो आपको बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमें यू के अकॉर्डिंग योर सेल्फ्स देना पड़ जाएगा। यू के अकॉर्डिंग योर सेल्फ्स या योर सेल्फ, दोनों में से कोई एक लगा दो, दोनों ठीक हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ये, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव केस लग जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये तो आसान हो गया। ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी बिकॉज ही हैड बीन फेल्ड टू अरेंज द मनी। रीजन बताओ, क्या कारण है बताइए। नेक्स्ट, he was unable to help me because he had been failed to arrange the money। तो देखो बेटा, जब हम किसी पास्ट के इवेंट की बात करते हैं ना, जब हम किसी पास्ट इवेंट की बात करते हैं, जब हम किसी पास्ट एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जब हम पास्ट की किसी स्टोरी की बात करें, जब हम कोई पास्ट की इंसिडेंट की बात करें, है ना, पास्ट की कोई घटना दुर्घटना की बात करें, तो बेटा हमें हर सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना होता है। जब हम कोई पास्ट की बात का डिस्कशन प्रेजेंट में कर रहे हैं कि पास्ट में कैसे हुआ था, तो हम ऐसे कहना चाह रहे हैं ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी, कि वो मतलब मेरी मदद वो कर नहीं पाया, मतलब करना चाहता तो मेरी मदद कर नहीं पाया क्योंकि वो पैसों का अरेंज करने में असफल रहा। मेरे को ज़रूरत थी 2 महीने पहले पैसों की, मैंने उससे कहा तो उसने क्या किया, उसने कोशिश तो करी लेकिन अरेंज नहीं कर पाया, इसलिए मेरी मदद नहीं कर पाया। तो ये पास्ट की किसी घटना को प्रेजेंट में बता रहा है। तो जब हम पास्ट की किसी घटना को प्रेजेंट में बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है। तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस बना दिया, तो यहाँ आपको हैड बीन की आवश्यकता है ही नहीं, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा ही फेल्ड। तो कहता है वो ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं कर पाया क्योंकि ही फेल्ड टू अरेंज द मनी, वो फेल हो गया पैसों को अरेंज करने में। तो हैड बीन बेवजह आया हुआ है, सी में एरर। तो कॉन्सेप्ट ये लग रहा है टेंस एरर है, यहाँ पे कहाँ से पूछ रहा है, टेंस एरर पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए देख रहा हूँ मैं आप सबके जितने भी आपके चैट है मैं देख रहा हूँ। 4th क्वेश्चन एक बार फिर बता दूं, 4th क्वेश्चन एक बार फिर बता दूं, ये मैंने अभी देखा बेटा। चलो 4th क्वेश्चन बेटा एक बार देख लो, बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बता दूं। 3 4 देखिए 4th क्वेश्चन फिर देख ले बेटा। फिक्स्ड प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन कहता है प्रिवेंट के साथ फ्रॉम फिक्स्ड है, ये याद रखें, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। तो हम यहाँ पर फिर जब प्रिवेंट आया तो हम टू नहीं लगा सकते, फ्रॉम लगाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि टू के साथ तो V1 आता है, तो अगर यहाँ पर टू ठीक था, तो अगर टू ठीक होता तो गो भी ठीक था, लेकिन यहाँ टू गलत हो गया, फ्रॉम। तो फ्रॉम अब है प्रेपोजिशन कि प्रिवेंट की वजह से यहाँ फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमने फ्रॉम लगा दिया। अब जब फ्रॉम प्रेपोजिशन आएगा तो प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन या जेरेंड आएगा, तो इसके बाद आप वर्ब नहीं लगा सकते। तो आप ऐसे नहीं कह सकते ये कि भाई फ्रॉम गो, आप ऐसे नहीं कह पाओगे बेटा, फिर आप ऐसे नहीं कह पाओगे अरे भाई आ जा फ्रॉम गो, तो ये प्रेपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आ पाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन या जिरंड ही आ पाएगा। तो फिर मुझे वर्ब को जिरंड बनाना पड़ेगा, और जिरंड बनाने का तरीका वर्ब में आईएनजी लगा दो, तो आप फ्रॉम गोइंग बोलोगे और फ्रॉम गो नहीं बोल पाओगे। क्लियर हुआ? ठीक है ना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट, ही ऑफन परसिस्ट टू आस्क ऑकवर्ड क्वेश्चंस एट द बोर्ड मीटिंग। देखो वही सेम पॉइंट यहाँ पर भी आ गया। ये किसने पूछा था मुझसे, किसने पूछा था, मेघा शर्मा। बेटा मेघा देखो क्या कहते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन जो नंबर 4 में था वो नंबर 7 में भी उसी टाइप का, एज इट इज उसी टाइप का क्वेश्चन है, एज इट इज उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम पॉइंट, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तो देखो बेटा जो परसिस्ट है, तो जो परसिस्ट है, परसिस्ट के साथ हमारी फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है वो इन होती है, परसिस्ट इन, और इन प्रेपोजिशन है तो इसके बाद जो आएगा वो जिरंड आएगा। देखो जो नंबर 4 में बताया और जो नंबर 7 में बताया वो सेम है, परसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन आएगी इन, और अगर प्रेपोजिशन आएगी उसके बाद वर्ब होगी तो उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा।
यही बात अभी हमने ये प्रिवेंट में किया। तो परसिस्ट के साथ हम प्रेपोजिशन जो है टू नहीं, हमें इन देना पड़ेगा। और अगर इन दोगे तो आस्क नहीं, आपको आस्किंग करना पड़ेगा, आस्किंग करना पड़ेगा। तो टू आस्क की जगह इन आस्किंग हो जाएगा। मीनिंग क्या होगा? ही ऑफन, वो अक्सर परसिस्ट इन आस्किंग ऑकवर्ड क्वेश्चन, वो अक्सर लगातार ऑकवर्ड क्वेश्चन ही पूछता रहता है एट द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में बैठता है और वो लगातार प्रश्न पूछता रहता है, ऑकवर्ड क्वेश्चंस। क्लियर हो गया ना? तो वही क्वेश्चन 4 और 7 में सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हिज सन इन लॉज हैव एनहांस्ड हिज बिजनेस विद इन ए शॉर्ट पीरियड। तो उसके जो सन इन लॉज हैं उन्होंने बढ़ा दिया उसका बिजनेस को बढ़ा दिया विद इन ए शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के अंदर बढ़ा दिया। बताइए बेटा, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। तो मैं आंसर दूं तो इसका जो आंसर है बेटा वो नाउन से, वो यहां पर नाउन एरर है। नाउन एरर एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन, एक शब्द है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन होता क्या है बेटा? शब्दों का ऐसा समूह जिसका मीनिंग एक ही हो, शब्दों का समूह हो लेकिन शब्दों के समूह का अर्थ एक ही जा रहा हो। तो जैसे मैं ऐसे कह दूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो अब ये शब्दों का समूह है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलकर शब्दों के समूह से मैसेज तो एक ही जा रहा है, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, एक ही बात होता है। तो इसे हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा एक कंपाउंड नाउन है जिसे कहते हैं सन इन लॉ। तो कहता है सन इन लॉ। तो बेटा एक नियम है, जब भी कंपाउंड नाउन को आप प्लूरल बनाओगे, अगर आपको इसे प्लूरल बनाना है, इसमें एस या ईएस जोड़ना है। प्लूरल बनाने के लिए एस और ईएस जोड़ते हैं। तो कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए जो फर्स्ट वर्ड होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है उसे प्लूरल बनाते हैं, कि फर्स्ट वर्ड में एस या ईएस जोड़ते हैं इसे प्लूरल बनाने के लिए। मतलब अगर मैं सन इन लॉ का प्लूरल बनाऊंगा ना, तो एस में लास्ट वर्ड में नहीं, मुझे एस लास्ट वर्ड में नहीं, मुझे एस पहले वर्ड में जोड़ना पड़ेगा। तो अगर सन इन लॉ का मैं प्लूरल बनाऊंगा तो प्लूरल होगा सन्स इन लॉ। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है दामाद। तो देखो मीनिंग है दामाद। सन इन लॉ शब्दों का समूह है लेकिन अर्थ एक है, इसे कंपाउंड शब्द कहेंगे, कंपाउंड वर्ड कहेंगे। तो प्लूरल बनाने के लिए मुझे रूट वर्ड में एस या एस लगाना पड़ेगा। प्रथम वर्ड जो है, पहला शब्द जो है, उसमें एस और एस लगाना पड़ेगा। तो ये सन इन लॉज, अब हैव से पता चलता है कि ये प्लूरल है। भाई ये अगर वर्ब प्लूरल है तो इसका मतलब है सब्जेक्ट भी प्लूरल है, लेकिन ये कंपाउंड वर्ड है तो इसके लास्ट वर्ड में एस नहीं, पहले वर्ड में एस लगेगा। तो ये बनेगा सन्स इन लॉ, ये शब्द बनेगा सन्स इन लॉ। तो यहाँ पर सन्स इन लॉ, लॉज में से सी में आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? नाउन एरर है बेटा, नाउन एरर है कॉन्सेप्ट। नाउन में सिंगुलर प्लूरल से एरर पूछेगा, किससे? सिंगुलर प्लूरल से, कुछ और नहीं पूछा, सिंगुलर प्लूरल। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी हुम बायोग्राफी इम्प्रेस्ड यू सो मच। इसका मीनिंग निकालो, मीनिंग निकालोगे बात समझ में आ जाएगी, ग्रामर समझ में आ जाएगा। हाँ, लॉज नहीं होगा, बिल्कुल ठीक कहा, लॉज नहीं होगा। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। बिल्कुल ठीक। देखो बेटा, अब ध्यान से सुनो, इसके अंदर जो एरर है वो प्रोनाउन से एरर है, इसके अंदर जो है वो प्रोनाउन से एरर है, और वो भी रिलेटिव प्रोनाउन, वो भी रिलेटिव प्रोनाउन। बेटा सेंटेंस में जो हु है, सेंटेंस में जो हु है वो सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे हमारा आई होता है वो सब्जेक्ट है। सेंटेंस में जो हुम है ये प्रोनाउन, ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे हम बात करते हैं मी, और उसी प्रकार से सेंटेंस में जो हुज है वो एडजेक्टिव का काम करता है, जो एडजेक्टिव का काम करता है जिसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो जैसे आई माई, आई मी माई, और पॉजेसिव एडजेक्टिव बिना नाउन के यूज़ नहीं होता, पॉजेसिव एडजेक्टिव बिना नाउन के यूज़ नहीं होता। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव इस नाउन पर अपना पोजीशन बताता है। तो हुज का भी यही काम है। तो यहाँ पर अगर आप सेंटेंस देखें कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्वामी, कि उस स्वामी का नाम बताओ, तो ये डिस्क्रिप्शन है, ये पूरे का पूरा डिस्क्रिप्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक।
कि भाई मुझे उस स्वामी का नाम बताओ जिसकी बायोग्राफी ने तुम्हें बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया। तो यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो होम है, तो होम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, और इम्प्रेस्ड यू, तो भाई इम्प्रेस किसे किया, यू, तो ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी दे ही रखा है। और अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दे रखा है तो फिर होम क्यों लगाया? होम तो हम तब लगाते हैं ना जब ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर हमें नाउन दे रखा है, तो अब पॉइंट इज होम तो आएगा नहीं, तो फिर मैं क्या लगाऊं? होम तो आएगा नहीं, तो फिर मेरे को रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा। तो इस नाउन से पता चला मुझे पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, और अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए तो हुज देकर, हुज प्लस नाउन, तो मैं इसको सही कर लूँगा। तो यहाँ पर होम की जगह पर हुज हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। तो क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी, उस स्वामी का क्या नाम है, हुज बायोग्राफी, जिसकी बायोग्राफी ने तुम्हें सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया। क्लियर हुआ? ये नाउन के रिलेटिव प्रोनाउन से एरर आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर एट द स्टेशन फॉर द श्रमिक स्पेशल इज अनफॉरगेटेबल। देखो इसमें क्या है, देखो ये जो होता है ना ऑफ, ये जो अगर हम चलो ऑफ नहीं, अब देखो मीनिंग देखो, द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स। अगर आप क्राउड बोल रहे हो, तो क्राउड किस चीज का है भाई? क्राउड, अब ये बताओ क्राउड स्टूडेंट का होगा या क्राउड स्टूडेंट्स का होगा? सोचो भाई, क्राउड अगर होगा तो मैं कह रहा हूं गर्ल का होगा या गर्ल्स का होगा। अगर मैं क्राउड बोल रहा हूं तो क्राउड बॉय का होगा या क्राउड बॉयज का होगा? तो सेम एज, अब मैं क्राउड बोल रहा हूं तो क्राउड वर्कर का होगा या फिर वर्कर्स का होगा? तो आप लॉजिक लगाओ, ध्यान दो, क्या कह रहा है कि एक वर्कर का क्राउड थोड़ी हो सकता है, क्राउड होगा तो वर्कर्स का होगा, तो प्लूरल नाउन होना चाहिए। तो नाउन एरर है, सिंगुलर प्लूरल से, तो वर्कर्स होगा बेटा यहाँ पर। तो द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका क्राउड। तो आप एक वर्कर का क्राउड बना नहीं पाओगे ना बेटा, क्राउड बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा चाहिए, वो प्लूरल चाहिए, तो यहाँ पर हमें वर्कर्स करना पड़ेगा। बी सो सिंपल, इतना सिंपल एरर है। ठीक है, तो कई बार कि कहते हैं कि जो किताबें बहुत पास से पढ़ी जाती हैं ना, उनके अक्षर नज़र नहीं आते, कई बार इतना इजी आंसर होता है वो भी नहीं पकड़ा जाता है, समटाइम्स इट हैपेंस। चलिए अगला क्वेश्चन, दीज एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सेवरल मंथ्स। कहता है दीज एक्सपेरिमेंट्स, हाँ बोलो, बट सर द क्राउड, आसमा, देखो क्या कहना चाह रहे हो आप, देखो बेटा जो ना माइग्रेंट वर्कर, देखो ये जो क्राउड है बेटा, ये हमारा जो शब्द है, ये जो क्राउड वर्ड है, ये कलेक्टिव नाउन है। आसमा देखो, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, और बेटा कलेक्टिव नाउन दोनों तरीके से यूज होता है। कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर नाउन के रूप में लेकर इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं, और इसके साथ प्लूरल नाउन इसे मानकर इसके साथ प्लूरल वर्ब भी बना सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर हम कलेक्टिव नाउन के सभी लोगों के बात कर रहे हैं, सभी लोगों की, तो तब हम इसको सिंगुलर नाउन मानेंगे। लेकिन कलेक्टिव नाउन के जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, अगर उनके व्यूज डिवाइड कर दें, इनके कुछ के अलग व्यूज, कुछ के अलग व्यूज, तब हम इसे प्लूरल मानते हैं। तो अब देखो क्राउड जो है ना वर्कर का, जो स्टेशन पर है, श्रमिक स्पेशल इज अनफॉरगेटेबल, तो यहाँ पर जो सारे के सारे क्राउड है उसको एज ए होल ले रहा है, पूरे क्राउड को एज ए होल ले रहा है। जो ये वर्कर्स का क्राउड एज ए होल, उनको डिवाइड नहीं कर रहा। अगर एज ए होल ले रहा है तो बेटा इज ठीक है, आर नहीं लगेगा, इज ठीक है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन का ये नियम ध्यान रखें, कलेक्टिव नाउन का नियम ध्यान रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे ना बेटा समझ। अब अगला क्वेश्चन है, दीज एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सेवरल मंथ्स। बड़ा इजी, बस मैं कुछ क्वेश्चन तो इसलिए देता हूँ, हाँ ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस तो इसलिए भी देता हूँ कि आपको जो क्लास में बताया जाता है उस पर भी ध्यान दें। कई बार बच्चे क्लास में ऐसा सोचते हैं कि क्या पता ये आएगा नहीं आएगा क्वेश्चन, तो देखो तो वो भी चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि हाँ यार क्लास में करवा रहे हैं, बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, और एग्जाम में आ रहे हैं PYQ ही करवा रहे हैं।
है ना। अब ज़्यादा दूर के भी नहीं है, क्या 2022 के 22, 23, 24, तो क्या कहते हैं इन्हीं के चल रहे हैं 22, 23, 24 की हमारे क्वेश्चंस। तो ये पूछे जाते हैं तो ध्यान दें, यहाँ पे सिंस नहीं फोर आएगा। तो सिंपल सा एरर है कि सिंस नहीं फोर आएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट भी बता दो बेटा। सिंस उन टाइम के साथ लगता है जिन टाइम के साथ आप SEIS नहीं लगा सकते, अनकाउंटेबल। और फोर उन टाइम के साथ लगता है जिनके साथ आप SOS लगा सकते हो। बहुत सिंपल सी बात। अब जो संडे लिखा है, संडे को संडेज नहीं कह पाओगे, नहीं हो पाएगा। तो जिस टाइम के साथ SOS ना लगे उसके साथ आप सिंस लगा दो। और अगर मैं बोल रहा हूं मंथ, तो भाई मंथ लिखा है तो जिस टाइम के साथ SOS आ जाए उसके साथ फोर, तो मंथ का मंथ्स कर सकते हो कि नहीं। तो जिस टाइम के साथ SOS आ जाए उसके साथ आप फोर लगाओ। फॉर 10 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स, समझ में। हमने कहा फॉर 2 मंथ्स, तो जिसे गिना जा सके। तो जिस टाइम को आप गिन सकते हो उसमें SOS लगा सकते हो, उसके साथ फोर। जिस टाइम में SOS नहीं लगा सकते, अनकाउंटेबल टाइम, जिसे गिना ना जाए, उसे सिंस। तो अब यही बात है। तो यहाँ पर मंथ्स दे रखा है इसलिए फोर लगेगा। क्लियर हो गया, बहुत आसान सी बात। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स ए पुडिंग इजंट शी। तो देखो कहाँ से एरर आ गया। बेटा क्लास में तो बताता हूँ सारी चीज़ें, क्लास में ही करवाता हूँ मैं, क्लास के बाहर थोड़ी करवाता हूँ। क्लास में सब बताता हूँ सेम सॉरी सारी बात। अब इसकी बात करूँ, ये भी मैंने क्लास में खूब कराया है, आपको खूब कराया है क्लास में। हाँ, तो कहते हैं और भी आसान आसान होते हैं, वो तो मैं उठा के ही नहीं लाता हूँ, बहुत आसान आसान होते हैं। मैंने कहा ये तो बच्चा पटक के मार देगा, मेरी क्लास का बच्चा ही नहीं तो पटक पटक के मारेगा, इन क्वेश्चन को तो देखते ही कर लेगा। ठीक है, अब जरा देखो, कुछ क्वेश्चंस तो होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स ए पुडिंग इजंट शी। तो ये क्वेश्चन टैग से एरर है। दिस इज द एरर फ्रॉम क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग से एरर है। तो जरा देखें, तो एवरी सैटरडे योर मदर, तो शी ठीक है। अब यहाँ पे प्रिपेयर्स, प्रिपेयर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो बेटा हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो उसी टेंस का। क्वेश्चन टैग का हेल्पिंग वर्ब हम वहीं से लेते हैं जो स्टेटमेंट का टेंस होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगती है डू डज। तो इसने इज लगा दिया तो गलत हो गया। तो इजंट शी ना होकर डजंट शी होगा, डजंट शी हो जाएगा, इजंट शी ना होकर। क्लियर है, क्वेश्चन टैग से एरर है, इजंट शी। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए अगला लेते हैं। यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। बताइए एरर, बताइए एरर एरर एरर। हाँ जी, तो बिल्कुल। तो यहाँ पर भी प्रोनाउन एरर है, रिफ्लेक्सिव केस। यहाँ पर प्रोनाउन एरर है, रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव केस कहता है नहीं, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं है, एम्फेटिक केस है, एम्फेटिक केस। जब सब्जेक्ट अपना काम खुद करे, किसी और से ना करवाए, खुद ही काम कर दे, तो कहता है यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन, तुम्हें बच्चों से कहना चाहिए टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट, कि वो अपना प्रोजेक्ट खुद खत्म करे। तो खुद जब डूअर अपना काम खुद ही खत्म करे, तो बेटा खुद ही करे। तो यहाँ पर बात करता है चिल्ड्रन प्लूरल है, तो हिमसेल्फ की जगह आपको देमसेल्व्स बोलना पड़ेगा। तो ये प्रोनाउन से एरर है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोनाउन से एरर, हिमसेल्फ की जगह देमसेल्व्स। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन 15, स्केर्सली हैड ही टुक द मेडिसिन व्हेन हिज हेडेक वाज गॉन। देखिए वैसे तो इसमें कई कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, लगे हुए हैं, लेकिन एरर कहीं हो रहा है। एक तो ये ध्यान रखें, जब भी स्केर्सली आएगा तो स्केर्सली के साथ जो कंजंक्शन है वो व्हेन फिक्स्ड है। हार्डली और स्कैर्सली के साथ, हार्डली और स्कैर्सली आने पर व्हेन फिक्स्ड है। और दूसरा, जब भी एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में हो, जब भी एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में हो, हमें इन्वर्जन लगाना पड़ता है। इन्वर्जन का मतलब
वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब हो, बेसिकली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर सेंटेंस के शुरू में हो तो हमें इन्वर्जन देना होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर सेंटेंस के शुरू में हो तो हमें इन्वर्जन देना पड़ता है, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। तो देखो दोनों चीज़ें ठीक है। जनरली एरर इसमें आ जाता है, तो अगर स्केर्सली आया तो अब यहाँ पर हमारा जो कंजंक्शन है वैन आना चाहिए, ये भी ठीक। अब दूसरा कि अगर एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में लगा रहे हैं तो हमें इन्वर्जन देना है। इन्वर्जन देखो हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, ये भी ठीक, इन्वर्जन भी दे रखा था। फिर एरर कहाँ हुआ? तो देखो एरर उसने कहाँ पर लिया, एरर लिया उसने बेसिक्स से, और बेसिक से एरर का मतलब है हैव की फॉर्म के बाद V3 आता है, हैव की फॉर्म के बाद V3 आता है, बस इतना सा एरर लिया उसने। घुमा फिरा कर कहाँ एरर लिया? तो उसने एरर लिया जब आपने हैड लगाया तो हैड के बाद टुक क्यों होगा? तो हैड लगाया तो हैड के बाद आपको टेकन देना पड़ेगा। बस देखो सिंपल सी, ये टेंस एरर बोल दो, कहाँ गया भाई? हैड ही टुक, तो टुक की जगह टेकन करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट जनरली इन कॉन्सेप्ट में लेता है वो एरर, इन कॉन्सेप्ट में। तो मैंने देखा यार इन कॉन्सेप्ट में तो एरर लेता ही है, लेकिन उन्होंने ये कॉन्सेप्ट देने के बाद एरर कहीं और मार दिया, पटक के कहीं और मार दिया। है ना? कोई दाव कुछ और दिखा के पटकी कहीं और से लगा दी, उसने ऐसे कर दिया। ठीक है, दिखाया कुछ और हुआ कुछ। उन्होंने दिखाया कुछ और कर कुछ और दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ 16 पर। कंटेंटेड पीपल सेल्डम कंप्लेंट अगेंस्ट देयर फेट। देखिए अब समझे बेटा, दो शब्द होते हैं, एक नाउन है और एक वर्ब है। अब नाउन को नाउन की जगह पे लगाओगे, वर्ब को वर्ब की जगह पर। जैसे हम बोलते हैं सेल, और एक है सेल, तो ये हमारा नाउन है, ये हमारा वर्ब है। ऐसे ही हमारा शब्द है एडवाइस, ये एडवाइस ये नाउन है, और अगर एडवाइस बोले तो ये हमारा SE वाला वर्ब है, CE वाला नाउन है। ठीक है, ऐसे अगर हम बोलें सिग्नेचर, अगर सिग्नेचर बोलें तो ये नाउन है, अगर हम साइन बोलें तो ये वर्ब है। ऐसी हम बात कहें नॉलेज, अगर हम नॉलेज बोलें तो ये नाउन है, और अगर हम नो बोलें तो वर्ब है। उसी प्रकार से अगर हम कंप्लेंट बोलें तो ये नाउन है, और अगर हम कंप्लेन अगर कहें कंप्लेन तो ये वर्ब है। कंप्लेंट नाउन है, कंप्लेन वर्ब है। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से एक शब्द होता है हमारा इफेक्ट, तो जो इफेक्ट है वो नाउन है, और अगर हम अफेक्ट की बात करें तो ये वर्ब है। तो अब यहाँ पर देखो कह रहा है कंटेंटेड पीपल, तो कंटेंटेड पीपल मतलब संतुष्ट लोग, इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड। तो ये सब्जेक्ट हुआ, अभी हमारी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो बेटा सब्जेक्ट के बाद तो वी नीड वर्ब, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले आता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले आता है। तो यहाँ पर हमें एक वर्ब की जरूरत है। अब जरूरत हमें वर्ब की है, हमने दे दिया नाउन। अब जरूरत हमें वर्ब की है, दे दिया हमें नाउन, तो इन प्लेस ऑफ कंप्लेंट हमें यूज करना है कंप्लेन। ये तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, नाउन की जगह पर हमें वर्ब लगाना है, कंप्लेन करना है। ठीक है, ये पूरी की पूरी लिस्ट लिख दी है, तो इसे समझ लेना। मतलब पूरी तो नहीं लिखी, सॉरी पूरी नहीं है, लेकिन इन शब्दों को ध्यान रखो। ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो नाउन का काम नाउन करेगा, वर्ब का काम वर्ब करेगा भैया। हाँ, अगला क्वेश्चन, इफ यू स्टडी हार्ड यू श्योरली गॉट सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। देखो इफ से समझ जाया करो बेटे, ज़्यादातर इफ से ना ज़्यादातर कंडीशनल सेंटेंस आ जाता है। इफ से समझ जाया करो कि सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है, और एक कंडीशनल का भी प्रोबेबल कंडीशन है। ये प्रोबेबल कंडीशन है, और प्रोबेबल कंडीशन के अंदर क्या है, एक कंडीशन और एक रिजल्ट। कंडीशन और रिजल्ट, तो हम कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, और बेटा रिजल्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अब यहाँ पर देखो, इफ़ यू स्टडी हार्ड, तो ये रहा, अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बेटा उसके बाद तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट देना पड़ेगा ना, तो उसने पास्ट इंडेफिनिट दे दिया, तो यू विल श्योरली
गेट सेलेक्टेड, तो ये होगा यू विल श्योरली। ये श्योरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और ध्यान रखें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में, मतलब कहें तो टाइम और स्टेट के बीच में आता है। तो ये आंसर होगा यू विल श्योरली गेट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रोबेबल कंडीशन, तो यू विल श्योरली गेट यहाँ पर ये एरर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इट टर्न आउट टू बी द नोइजी पार्टी एनीबडी हैड एवर अटेंडेड। इसके बाद कोमा लगा देना। अब बनाओ 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 बनाओ। इट टर्न आउट टू बी द नोइजी पार्क पार्टी एनीबडी हैड एवर अटेंडेड। बताइए, सेंटेंस का मीनिंग निकालो तो आंसर समझने में आसानी होगी। सेंटेंस का मीनिंग निकालो, इसकी हिंदी बनाओ, आपको आंसर देने में आसानी होगी। कहता है इट टर्न आउट टू बी द नॉइजी पार्क पार्टी, मतलब ये पार्टी जो है ये टर्न, मतलब ये बदल गई, एक नॉइजी पार्क पार्टी में बदल गई। वे पार्टी रखी पार्क में, लेकिन वो टर्न हो गई, बदल गई एकदम नॉइजी, मतलब शोर शराबा हुल्लड़, क्या कहते हैं वहाँ पर जैसे क्योज हो जाना, मस्ती तफरी सब कर रहे हैं। तो मतलब वो बदल गई, एक नॉइजी पार्क पार्टी में बदल गई। एनीबडी हैड एवर अटेंडेड, जो पार्टी शायद ही कभी किसी ने अटेंड की हो। तो इसका मतलब है कि पार्टी तो बहुत करी होंगी, लेकिन जो ये पार्टी थी ये सबसे ज़्यादा नॉइजी थी। तो सेंस इसका सुपरफ्लूअस का है। तो ये जो नॉइजी पार्टी, तो बेटा ये जो नॉइजी पार्क पार्टी जो है ये हमने पॉजिटिव डिग्री दे दिया। तो इसको आप क्या करो, देखो द भी लिखा है तो मोस्ट लगा दो, द मोस्ट नॉइजी पार्क पार्टी सुपरलेटिव डिग्री बना दो, द मोस्ट नॉइजी पार्क पार्टी हो जाएगा। आ रहा बेटा समझ? तो ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंस है। तो कहते हैं ये जो पार्टी थी शायद ही कभी किसी ने ऐसी नॉइजी पार्टी कभी अटेंड की हो जैसी ये थी। तो इतनी सारी पार्टीज में से इस पार्टी को सबसे ज़्यादा नॉइजी बता रहा है। क्लियर हो? चलिए अगला क्वेश्चन। तो एरर जो था ये एडजेक्टिव से था, ये एरर जो था एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री, एरर एडजेक्टिव से था, सुपरलेटिव डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी, दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बट आई हैव रेड मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस। दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट आई हैव रेड मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस। तो ये भी एरर है, ये भी एरर जो है एडजेक्टिव से है, लेकिन अब ये कंपैरेटिव डिग्री से, ये कंपैरेटिव डिग्री से। बेटा देन तो दे दिया, सीधी सीधी बात है, देन दे दिया तो पॉजिटिव क्यों, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। क्वाइट मतलब क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, दैट आई हैव रेड के मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी देन दिस। तो कह रहा है ये अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन मैंने तो इससे भी अच्छी स्टोरीज पढ़ी हैं भाई। तो कंपेयर कर दिया इस स्टोरी को जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है दूसरी स्टोरीज से, कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री। Had you not reached in time, we will have lost our lives। चलिए आज के लिए अंतिम क्वेश्चन, आज के लिए अंतिम क्वेश्चन। आज हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं बेटा। आज के लिए अंतिम क्वेश्चन, हमने आज 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। Had you not reached in time, we will have lost our lives। ये कंडीशनल सेंटेंस का इम्पॉसिबल कंडीशन है, कंडीशनल सेंटेंस का इम्पॉसिबल कंडीशन है। और बेटा इम्पॉसिबल कंडीशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो बातें हैं, एक कंडीशन और दूसरा रिजल्ट। एक कंडीशन रिजल्ट। तो इम्पॉसिबल कंडीशन मतलब पास्ट की ऐसी कंडीशन। तो बेटा कंडीशन में हम लगाते हैं हैड प्लस V3 और रिजल्ट में हम लगाते हैं वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। तो कंडीशनल सेंटेंस से एरर है। तो देखो हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, तो देखो हैड के बाद V3 दे दिया, तो हैड प्लस V3। तो अब क्या चाहिए, इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ है, पैरेललिज्म, वुड हैव प्लस V3। तो उसने यहाँ पर विल हैव प्लस V3 दे दिया, तो विल की जगह पर वुड हो जाएगा, वुड हैव प्लस V3। तो आंसर हो जाएगा ये, विल की जगह वुड। मीनिंग क्या होगा, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, अगर तुम समय पर नहीं आते, इसको आप
ऐसे भी कह सकते हो, इफ यू हैड नॉट रीच्ड इन टाइम। नहीं, ये बिल्कुल सही है, मतलब ऐसे बोलो या ऐसे, एक ही बात है। इफ यू हैड नॉट रीच्ड इन टाइम या हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम। तो आप अगर समय पर नहीं आते ना, तो वी वुड हैव लॉस्ट आवर लाइव्स, तो हम अपनी जिंदगी गंवा चुके होते, मतलब हम मर जाते अगर तुम समय पर आकर हमें नहीं बचाते। तो ये कहना चाह रहे हैं। तो बेटा आज के लिए क्लास इतनी, थैंक यू, सी यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, स्लीप टाइट।